हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिविक्स के चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के सभी पॉसिबल 1 मार्क्स क्वेश्चन जो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैचिंग की तरह आ सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन पर, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। और उससे ही सबसे सूटेबल एग्जांपल हमारा बनता है, ऑप्शन बनता है यहाँ पर कोऑपरेशन एमंग वेरियस नेशंस। जब सभी देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो चीज़ एक के पास कम है वो दूसरे को अवेलेबल कराते हैं ईज़िली, तब इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल होती है। ये ना सिर्फ चीज़ों को बल्कि कैपिटल और लोगों के मूवमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोशल आउटकम्स कवर द एरियाज लाइक। सोशल आउटकम का मतलब है डेमोक्रेसी से जो सामाजिक परिणाम पड़े हैं, समाज पर असर पड़ा है, वो कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल की डिग्निटी और सभी सिटीजन्स की फ्रीडम को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में अनटचेबिलिटी को भी विरोध किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के भेदभाव को भी बैन किया जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है जेंडर इक्वलिटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और इन सभी को इक्वल माना जाता है। तो थर्ड पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों सही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहा है बैन ऑन चाइल्ड लेबर। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या मना करना, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से काम कराना। तो इंडिया में ऑब्वियसली रूल ये बना हुआ है पहले से ही कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह के फैक्ट्री लेबर या इंडस्ट्री में वर्क नहीं कराया जाएगा। तो चाइल्ड लेबर भी बैन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अब हम अगर दिए हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है जो कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ना कि बी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम। बिल्कुल सही है। बेसिक आउटकम यही बताता है कि राजनीति, समाज और अर्थ में, यानी पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों में लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है डेमोक्रेसी का। रिस्ट्रिक्टेड द लिमिटेड वेलफेयर पॉलिसीज़, ये भी बिल्कुल गलत है। और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये बेसिक आउटकम नहीं है। जब हमारा इकोनॉमिक आउटकम ऊपर दिया हुआ है पहले से, तो इसमें ही पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की बात कही जाएगी, इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे का पहला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इट इज़ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्योंकि जो एक जिम्मेदार सरकार होती है वही अपने नागरिकों को क्वेश्चन पूछने का अधिकार देती है। और जब नागरिक क्वेश्चन पूछते हैं या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें एग्जामिन करते हैं और अपने व्यूज़ देते हैं, तो गवर्नमेंट उन पर रिस्पॉन्स भी करती है। तो ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट का फीचर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू डेमोक्रेसीज इंश्योर रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसीज किस बात को सुनिश्चित करती हैं डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी सरकार ने कोई फैसला लिया है या कोई स्कीम बनाई है तो वो क्यों बनाई है, उसके पीछे सरकार का इंटेंशन क्या है, ये जनता को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फिफ्थ का ऑप्शन ए सही होगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। नॉट ट्रू कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। सीधे सीधे वो ट्रू नहीं पूछेगा या फॉल्स नहीं पूछेगा, वो नॉट ट्रू करके पूछेगा। और बहुत बच्चे इसमें ट्रू लगाकर चले जाते हैं कि कौन सा सही है डेमोक्रेसी के लिए। तो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है इट ऑलवेज वरीज अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन। बिल्कुल सही है, जो मेजॉरिटी कहती है उसी के बारे में डेमोक्रेसी डिसीजन लेती है। बी ऑप्शन कह रहा है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है, डिसीजन जो है वो सबके कंसर्न से एक साथ मिल के लिया जाता है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होता है। सी ऑप्शन कह रहा है डिसीजन मेकिंग इज़ फास्टर एंड क्विकर।
तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको डेमोक्रेसी में पढ़ाया है कि डिसीजन मेकिंग इज़ स्लो इन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि सभी लोगों से पूछ के या सबके कंसर्न से डिसीजन लिया जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। तो तीसरा वाला जो है सी ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत होगा और यही इसका आंसर होगा। फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये भी डेमोक्रेसी का फीचर है स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था। अगर आप किसी सरकार को वोट देखने के बाद खुश नहीं हैं उसके कार्यों से, तो आपको अपनी गलती यानी जो आपने गलत प्रतिनिधि को वोट दे दिया है वो सुधारने का मौका मिलता है अगले इलेक्शन में सही प्रतिनिधि को वोट देकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप। तो हमने आपको डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस बताए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है प्रमोट्स इक्वलिटी एंड इन्हेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। डेमोक्रेसी इक्वलिटी को प्रमोट करती है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है इसमें, और सिंगल या मोनोपोली पावर की नहीं होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रूल करते हैं और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले होने की वजह से इन्हेंस होती है, बेहतर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। एट्थ पॉइंट कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज। पॉलिटिकल आउटकम यानी राजनीतिक रूप से क्या हमें परिणाम देखने को मिलते हैं डेमोक्रेसी के। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है ये। गवर्नमेंट कैसी बनती है? अकाउंटेबल और जनता की समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्स देने वाली है, तुरंत उत्तर देने वाली भी होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है मिलिट्री रूल। ये बिल्कुल गलत है, डेमोक्रेसी में जनता रूल करती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। हमने आपको 3 फीचर पढ़ाए हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपको ये तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? पहले और तीसरे पॉइंट में, यानी कि पहला और तीसरा पॉइंट सही होगा। और इस तरह से ऑप्शन डी जो है, जो पहले और तीसरे को कह रहा है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजन बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड अ प्रॉपर प्रोसीजर इज। एक सरकार जो डिसीजन लेती है बने हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, उसे क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया है उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीज़न है उन्हें हम पॉलिसी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सरकार की नीतियाँ जो एक नियम के द्वारा बनी होती हैं और जिनके बारे में जनता को पता होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट या ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, ठीक है। अगर लेजिटिमेसी यहाँ पर दिया होता ऑप्शन में तो हम लेजिटिमेसी ही को सही करते, तब ट्रांसपेरेंसी सही नहीं होता। लेकिन लेजिटिमेसी की वजह से लोगों को पता है कि किस तरह से काम हो रहा है और सरकार का इंटेंशन क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज। एक लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट और ट्रांसपेरेंसी वाली होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो हमें पता है हम पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, भारत पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे और वो देश को आज़ाद करते हैं 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो देश है उसमें डेमोक्रेसी कब इम्प्लीमेंट होगी? जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। हमें कैसे पता कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है? जब यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया तब। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री टॉप्स इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। किस देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से असमानता देखने को मिलती है? इस क्वेश्चन का मतलब है किस देश में अमीर और गरीब के बीच में जो पैसों का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हमें पता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर रही थी आज से 200-300 साल पहले। तो जो वो लोग हैं वो तो अमीर हैं, पर जो नेटिव थे वो गरीब रह गए, या नेटिव में भी कुछ अमीर हो पाए और बाकी लोग अमीर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग रिजीम्स। रिजीम्स मतलब राज्य या शासन में, शासन के तरीके में, विच टॉप्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
निम्नलिखित जो शासन के तरीके बताए गए हैं, शासन के तरीके जैसे बेटा मोनैर्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया, एट्सेट्रा। इनमें से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें किस में देखने को मिलती है? तो अब हम इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे इंडिया और चाइना को हम कंपेयर करें, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की भी ज़्यादा है। इंडिया 1947 में फ्री हुआ था, फ्रीडम अटेन की थी, इंडिपेंडेंट हुआ था। चाइना इंडिया के बाद में इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ की ज़्यादा है? चाइना की है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर एक सिंगल पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी या जो एक सिंगल मोनोपोली होती है पावर की, ऐसे देश ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स, सभी लोकतांत्रिक देश क्या इकोनॉमिकली ग्रोथ में है? नहीं, भारत ही पिछड़ा है, पाकिस्तान भी पिछड़ा है, बांग्लादेश भी, साउथ अफ्रीका भी। हम देख रहे हैं कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अटेन कर रहे हैं। ऑल डिक्टोरियल रिजीम्स, ये पॉसिबल है। जब डिक्टेटरशिप होती है तो रूल्स हार्ड एंड फास्ट होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन करना पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन कह रहा है पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, ये पॉसिबल नहीं है। अगर देश गरीब होगा तो डिक्टेटर जो होगा वो देश को अमीर नहीं बना पाएगा, वो पावर अपने ही पास रखेगा और पैसे का भी कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास रह जाएगा। इसके बाद डी कह रहा है पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग सूडान को ही देख लें, ठीक है। तो पुअर कंट्रीज़ अगर हैं तो उनमें तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे डेमोक्रेसी हो। कंट्रीज़ थोड़ा सा प्रॉस्पर होनी चाहिए, नहीं पैसे वाइज तो एटलीस्ट नेचुरल रिसोर्सेज वाइज तो प्रॉस्परस होनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस वुड वन लुक फॉर? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस भी होते हैं डेमोक्रेसी में, ओपन पब्लिक डिबेट्स एंड ऑन मेजर पॉलिसीज़, ये भी होता है, हम लोग टीवी पर आए दिन देखते रहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो सिटीजन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो रही हैं, ये तीनों ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे कि थर्ड पॉइंट कह रहा है सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास। तो इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, डेमोक्रेसी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी वयस्क लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिफिनीशन याद रखिएगा, राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो या रिलीजन का हो, उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो बेसिक एलिमेंट है, ये सही है। बी ऑप्शन कह रहा है फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, आपस में प्रेम, एंड नेशनल यूनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। सी पॉइंट कह रहा है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता प्लस समानता, ये दोनों ही चीज़ें हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती हैं। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट कह रहा है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, तो ये पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा के लिए उसे कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, प्लस प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है संविधान के दायरे में रहकर पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, कहीं भी आने जाने या रहने खाने पीने और अपने धर्म को प्रोफेस या प्रोपोगेट करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही होंगे और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसमें चारों ऑप्शन को सही बताया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। हमने अभी आपको बताया जब नागरिकों के पास अधिकार होता है कि वो सरकार की बनाई हुई नीतियों को एग्जामिन कर सकें और उस सरकार से क्वेश्चन पूछ सकें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। और जो सरकार उत्तर देती है उस सरकार को क्या कहेंगे? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, इन्हें याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ दीज डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स।
नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के लिए कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है, तो याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है दीज डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट पब्लिक ओपिनियन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं उसमें जनता के ओपिनियन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बॉदर का मतलब होता है परेशानी लेना या चिंता। सेकेंड पॉइंट कह रहा है दीज टेक लेस टाइम एट अराइविंग एट अ डिसीजन। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, क्योंकि सबसे नहीं पूछना होता है, केवल जो पावर में है रूलर वो अपने मन से फैसला ले लेता है जल्दी से। तो डिसीजन मेकिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में क्विक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर से सी ऑप्शन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी हैज़ लीगल फोर्स। जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और यही ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है दीज ऑफ्टन सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को अक्सर दबा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी की तरह जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है उनमें अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता है, और अगर आप किसी डिक्टेटर के खिलाफ कुछ बोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको अक्सर चुप ही करा दिया जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के लिए। गलत हमसे पूछा जा रहा है तो गलत कौन सा है? सी, और इसे ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो लेकिन दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा हमें यहाँ पर ये बताना है। तो मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है यहाँ पर? इट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन। ये जनता को अधिकार देती है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों या सरकार से उनकी नीतियों के बारे में पूछ सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक बिकॉज। तो ये वही है आपका जो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस आपसे पूछा गया था। इट इज़ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? जिसमें जनता ने चुना होता है और जनता ने विश्वास दिखाया होता है अपने प्रतिनिधियों पर सरकार बनाने और देश को चलाने का। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स के पास जनता का कंसेंट होता है शासन करने का, जो कानूनी रूप से या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियमों के अकॉर्डिंग सरकार बनाई गई हो, ऐसी सरकार लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं के लिए समान व्यवहार। इट इज़ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये एक लोकतांत्रिक समाज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, पहला ऑप्शन कह रहा है वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। वुमेन्स के साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, जिसकी वजह से कई मूवमेंट्स चलाए गए और अभी आज के टाइम पर वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ है। बी ऑप्शन कह रहा है इट इज़ नाउ ईजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। ये बिल्कुल सही होगा। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति जिसको लग रहा है कि उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उसके खिलाफ गलत हो रहा है, उसे कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ने और अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। महिलाओं के लिए अब ये आसान हो गया है कि वो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ सकती हैं अपने अधिकारों के लिए। इसके बाद अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन कह रहा है 21st क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश का विकास और ग्रोथ बढ़ोतरी होना उसकी इकोनॉमी या सोसाइटी के लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड में इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटी। इस रास्ते से कि लोगों को बेहतर सुविधाएं और सर्विसेज यानी सेवाएं दी जा सकें। इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति को सिग्निफाइज, ये क्या दर्शाता है? प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सकें, ये दर्शाता है उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्योंकि जब पैसा होगा तभी ना आप दे पाओगे बेटर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 22nd क्वेश्चन कह रहा है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लीड अ लॉन्ग हेल्थ
जब लोगों को यह अवसर नहीं मिलता है, डिनायल का मतलब मना होना या ना मिलना, ठीक है। जब लोगों को यह अवसर नहीं मिलता है कि वो लंबी आयु जी सकें, लीड अ लॉन्ग हेल्थ, वो अच्छी सेहत के साथ लंबी आयु जी सकें, क्रिएटिव लाइफ, रचनात्मक या अच्छा जीवन, एंड टू एंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और साथ ही साथ वो एक अच्छे स्तर का जीवन भी ना जी सकें, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पॉवर्टी से। जब गरीब होता है इंसान, बिलो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा होता है, तब वह उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है, लाइफ भी क्रिएटिव नहीं होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली बिलो रहता ही है। तो यहाँ पर पॉवर्टी होगा इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिसीजंस टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर बाय इन्वॉल्विंग द पीपल इज नोन एज, लोगों के द्वारा या लोगों को सम्मिलित करके निर्णय लेना सही तरीके से, यह क्या कहलाता है? तो जब तरीका सही होता है, पहले से पता होता है लोगों को कि सरकार कैसी नीतियां बना रही है या सरकार ने डिसीजन किस नीति के तहत या किस इंटेंशन के तहत लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट रूल्ड बाय द मोनार्क और किंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज मोनार्की। बहुत सिंपल है ये, मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा के द्वारा या राजा रानी के द्वारा शासन किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिविलेजेस एंड राइट्स टू बी वैल्यूड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर कॉल्ड सिविल लिबर्टीज। जो लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, उनका सम्मान करना और उनको महत्व देना डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या कहलाता है? सिविल लिबर्टीज, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता या नागरिकों की स्वच्छंदता। सी सेक्शन है हमारा ट्रू फॉल्स। 26 क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है। पहला ट्रू फॉल्स कह रहा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार अकाउंटेबल होती है, जनता के प्रश्नों के प्रति उत्तर देती है। बिल्कुल सही है, ये अकाउंटेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेजिटिमेट होती है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बस अंतर क्या है? डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ज़्यादा बेटर है। कैसे? बातचीत के माध्यम से, आपसी कंसर्न के माध्यम से। तो 27वां फॉल्स होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स होना आम बात है, बस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का तरीका अलग होता है। 28th क्वेश्चन कह रहा है द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैव गेन्ड इन स्ट्रेंथ ड्यू टू डेमोक्रेसी। जो डिसएडवांटेज्ड यानी पिछड़े हुए, डिस्क्रिमिनेटेड यानी कि भेदभाव वाली जातियां हैं, यानी जिन जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था और वो पिछड़े थे, समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे। हैव गेन्ड इनको प्राप्त हुआ है, इन स्ट्रेंथ ताकत, इनको शक्ति मिली है। कैसे? जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ड्यू टू डेमोक्रेसी, और ये पॉसिबल हुआ है लोकतंत्र की वजह से। लोकतंत्र में हमने आपको बताया बेटा, सभी लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल इक्वलिटी दी जाती है और इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। और इन्हीं नियमों की वजह से जो डेमोक्रेसी में बने हैं, जो लोअर कास्ट या डिप्राइव्ड लोग थे उनको भी अब स्ट्रेंथ मिल रही है और वो भी अब बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। 29 क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल आउटकम सिग्निफाइज मिलिट्री रूल। राजनीतिक आउटकम का मतलब मिलिट्री रूल कभी भी नहीं होता है। पॉलिटिकल आउटकम का मतलब होता है लोगों को 1 वोट 1 वैल्यू प्रदान की जाए, प्लस यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज राइट दिया जाए, प्लस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी जाए, लोगों को राजनीति से जुड़ी हुई स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ये होता है पॉलिटिकल आउटकम। मिलिट्री रूल कहीं से भी नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी है हमारा मैचिंग। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं ए कॉलम में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। हमने अभी आपको बताया लेजिटिमेट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है, इसे हम मैच करके दिखा देते हैं एक मिनट। ए का थर्ड होगा और इसके बाद बी है हमारा डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ
ऑल सिटीज़न, डेमोक्रेसी जो होती है वह सभी नागरिकों की ज़रूरतों के प्रति सजग रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल सिटीजन्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी, डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड, डेमोक्रेसीज ने सक्सेसफुली समाप्त कर दिया है। क्या समाप्त कर दिया है, इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को, एट्सेट्रा। तो इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है हमें, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी राजनीतिक असमानता जो होती थी, केवल कुछ ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, केवल कुछ ही लोग वोट दे सकते हैं, वो चीज़ अब डेमोक्रेसी की वजह से ख़त्म हो गई है। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट, डेमोक्रेसी जो है वो एक बेहतर गवर्नमेंट का तरीका है, प्रारूप है, क्योंकि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लियर है ये? इसको हम देखते हैं इस तरह से, ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन ई लास्ट सेक्शन है हमारा। सेक्शन ई का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड, डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर दिखाई देती है इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के तौर पर। यानी अगर हम थ्योरेटिकली देखें, डेमोक्रेसी में जो जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, लेकिन जब इसको हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो डेमोक्रेसी में अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जबकि डिक्टेटरशिप या कम्युनल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं डेमोक्रेसी इज गुड व्हेन सीन इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। बातें तो अच्छी अच्छी हैं पर लागू अच्छे से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप ड्यू टू, डेमोक्रेसी को हम प्रीफर करते हैं डिक्टेटरशिप के ऊपर, या डिक्टेटरशिप से ज़्यादा प्रीफर करते हैं डेमोक्रेसी को। क्यों? बिकॉज बोथ, दोनों रीज़न है, मॉरल भी और प्रूडेंशियल भी। मॉरल रीज़न वो होते हैं जो नैतिक रूप से सही हैं, सभी लोगों को एक समान देखा जाना चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ये कैसे है रीज़न? मॉरल। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? टू अटेन द पीस एंड हारमोनी फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा लंबे समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं। तो यहाँ पर मोरल एंड प्रूडेंशियल दोनों ही रीजंस देखने को मिलते हैं वाई वी चूज डेमोक्रेसी ओवर डिक्टेटरशिप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द सोशल अचीवमेंट्स, सोशल सिचुएशंस, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स। इसमें ऑप्शन ध्यान से भरिएगा, पहले में सोशल, तीसरे के पहले में सोशल, तीसरे के दूसरे में इकोनॉमिक और तीसरे के तीसरे में कल्चर्स। डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डेमोक्रेसीज जो है वो एक दूसरे से अलग अलग दिखती हैं। जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश या अमेरिका की डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो इनमें आपस में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। कैसे? सोशल सिचुएशंस, सामाजिक दशाएं अलग अलग हैं, रिलीजन्स अलग अलग हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा। जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, जो जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, लोगों की इनकम अलग अलग है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है डेमोक्रेसीज में। एंड देयर कल्चर्स, और लोगों के कल्चर्स अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग हैं, जो एथनिक कंपोजिशन है वो अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार को बनाती है या एक ऐसी सरकार को जन्म देती है डेमोक्रेसी दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि नागरिक सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरकार की नीतियों को एग्जामिन, और सरकार को भी उत्तर देना पड़ेगा जो भी जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है। क्योंकि अगर सरकार या सरकार के में जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, वो जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो जनता जो है डिससेटिस्फाई हो जाएगी और वो अगले इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं देगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो आप याद रखिएगा 10 लोगों से पूछने में टाइम लगता है, और अकेले अगर किसी को फैसला लेना होगा तो जल्दी होता है। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब जैसे डिक्टेटरशिप या मोनेर्की, इनमें डिसीजन जो है वो 1 या 2 लोगों को लेना होता है जिससे डिसीजन जल्दी हो जाता है। जबकि डेमोक्रेसी में
कई लोगों से, जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के, सबसे पूछना पड़ता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कैसा होगा? क्विक। और इसको लागू करना यानी इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन को लागू करना भी कैसा होगा? क्विक, आसान और जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, डेमोक्रेसी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डेमोक्रेसी आधारित है बोथ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन। ये जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे पूछकर, बात करके, प्लस आपस में समझौता करके, नेगोशिएशन का मतलब आपस में समझौता करके एक पर्टिकुलर डिसीजन पे सब लोग जब सहमत हो जाते हैं, उस पर बेस्ड है डेमोक्रेसी। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद पीस एंड हार्मोनी को ज़्यादा लंबे समय तक अचीव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टेक टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो समय लेती हैं ज़्यादा, मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर, किसी भी नियम को फॉलो करने में, बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती हैं वो ज़्यादा समय लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। ऐसा हम अपने देश में ही देख सकते हैं, सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकार गोल गोल आंसर दे देती है। वैसे हमने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मोर रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड लेजिटिमेट और अकाउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन इन प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जनता को इंफॉर्मेशन शेयर करने के मामले में बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जैसे हम लोगों को पता ही नहीं है कि राफेल डील कैसे हुई, या राफेल के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और इससे पहले जब हम यूपीए से बोफोर्स के बारे में पूछ रहे थे तब भी हमें नहीं पता था। रीज़न कुछ भी वो बता सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एट्सेट्रा, पर जनता को बहुत ज़्यादा सरकार की नीतियों के बारे में पता नहीं होता है एक्चुअल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो देश होते हैं अलग अलग डेमोक्रेटिक, उनमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके होने का, उसका रेट जो है ग्रोथ का, वो अलग अलग हो सकता है। लेस डेवलप्ड, बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। अगर हम बात करें लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप है जहाँ पर और देश जो है ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जो देश डेवलप हैं लेकिन डेमोक्रेसी के साथ में हैं, उनमें जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। कहने का मतलब एक कमज़ोर देश, डिक्टेटरशिप है जहाँ पर, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एक विकसित देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है। यानी डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर नेग्लिजिबल का मतलब है बहुत कम, बहुत कम अंतर होता है एक डिक्टेटरशिप पुअर कंट्री को रूल करे या डेमोक्रेसी एक रिच कंट्री को रूल करे, तो दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो मोस्टली पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती हैं, क्योंकि जितनी भी डेमोक्रेटिक देश देखोगे आप, सभी में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सरकार जो है या प्रतिनिधि जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे, और जो जनता के पास वोट का अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट है, वो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही वोट होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, और उसके वोट की वैल्यू भी क्या होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं कि कोई पैसे वाला है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है, कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डेमोक्रेसीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसीज में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है या डेमोक्रेसीज जो हैं वो पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी लोगों को वन वोट वन पर्सन के आधार पर बेस्ड हैं, और इसी तरह से सरकार चुनी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट दिया गया और उस वोट की वैल्यू कैसी है, एक ही है। तो ये थे बेटा आपके आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऑल पॉसिबल 1 मार्क्स क्वेश्चन। इससे बाहर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आप इसे रिवाइज करेंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।